हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो गाइज, एज यू नो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था अपना, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और उसके कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो वो था हमारा पार्ट 1 और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स। उसमें हमने उस एग्रीगेट डिमांड की ब्रीफ स्टडी की थी, राइट। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। सो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज द total supply of services and goods at given price and in a given period and is driven by savings and consumption. Okay, so last class में आपने देखा था, हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। उसमें हमने बोला था टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई जब हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे टोटल सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, या टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। सो दैट इज अवर टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो जिस तरह हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखी थी उसी तरीके से हमारी एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन होगी, बट चेंजेस क्या होंगे? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड सेविंग एंड कंजप्शन, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एग्रीगेट डिमांड में हम क्या क्या ऐड करते थे। देखिए, एग्रीगेट डिमांड में हम C+I करते थे 2 सेक्टर में, और 3 सेक्टर में C+I+G करते थे, राइट। और वहीं 4 सेक्टर में C+I+G+X-M करते थे, ठीक है। तो बेसिकली कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लेते थे एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स लेंगे। सो एग्रीगेट सप्लाई में हम ले रहे हैं यहाँ पर सेविंग एंड कंजप्शन। सो क्लियर हुआ। AD में हम C+I ले रहे थे एंड AS में हम C+S ले रहे हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड में हम लेते हैं कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई में हम लेते हैं कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। सो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। क्लियर है डेफिनेशन। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। क्लियर हुआ। यानी हमारी जो सप्लाई होती है कंजप्शन और सेविंग को मिलाकर बनती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में देखिए, AS इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू C+S। तो AS इज इक्वल्स टू वाई, ये क्या है? यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारी किसके इक्वल होगी? इनकम के इक्वल होगी। यानी हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी। जितनी भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी इनकम के इक्वल होगी। क्लियर है। सो उसमें आएगा कंजप्शन प्लस सेविंग। जब कंजप्शन और सेविंग को जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितना हम सेव कर रहे हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई टोटल नेशनल इनकम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो ये तो हुई बात एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन की, ठीक है। और ये याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है? AS इज इक्वल टू C+S, ठीक है। और AS जो है वो Y के इक्वल है, ठीक है। Y क्या है हमारा? नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम के इक्वल एग्रीगेट सप्लाई क्यों है? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आप सबके माइंड में कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं आगे एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल क्यों है। सो दैट इज आवर क्वेश्चन, व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AS से एंड नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y से। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे या जितने भी हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे सब में एग्रीगेट सप्लाई को AS से रिप्रेजेंट करेंगे एंड नेशनल इनकम को Y से। क्लियर है। सो इसका आंसर है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम because national income refers to the amount of total goods and services produced in the economy। यानी कि नेशनल इनकम में जितने भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। एंड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी हैव स्टडीड दैट प्रोडक्शन फेज एंड इनकम फेज। आपको याद होगा हमने जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था वहाँ पर हमने हाउस होल्ड और फर्म इन दोनों के बारे में पढ़ा था, राइट। हाउस होल्ड एंड फर्म, इनके बीच का सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, याद आ गया होगा आपको, ठीक है।
तो उसमें दो फेज थे, एक प्रोडक्शन फेज था, एक इनकम फेज था, कि हाउस होल्ड जो है वो अर्न कर रहा है इनकम, ठीक है, और फर्म जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। तो ये दो जनरेशन हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ी थी, और वही नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। यही आपको बता रहा है कि अमाउंट ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो प्रोडक्शन फेज एंड इनकम फेज आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जितनी भी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में उतनी ही हमारी नेशनल इनकम होगी। अगर प्रोडक्शन मैंने 50,000 का किया है तो नेशनल इनकम भी तो उतनी की ही निकल कर आएगी, उससे कम की तो नहीं निकल के आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एग्रीगेट सप्लाई मैंने बताया था AS से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू आउटपुट। AS हमारा टोटल जो आउटपुट है उसके इक्वल हुआ एग्रीगेट सप्लाई। अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, यानी टोटल आउटपुट आ गया हमारा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। वाई क्या है हमारी नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम, यानी ये तीनों एक ही बात है, क्या है, सेम बात है, ठीक है, तीनों ही सेम है। या एग्रीगेट सप्लाई बोल लो, या टोटल आउटपुट बोल लो, या टोटल इनकम बोल लो, यानी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आ जाए नेशनल इनकम तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर आ जाए एग्रीगेट सप्लाई और इज इक्वल्स टू वाई लिखा हो या आपको वाई दे रखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दे बोथ आर सिमिलर, ओके। और लास्ट स्लाइड में हमने किया था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस व्हाट, सी प्लस एस, यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग। क्लियर हो गया था ना, सी हमारा कंजप्शन शो कर रहा है, एस हमारा सेविंग शो कर रहा है, और ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सो इसको हम y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं। मैंने बताया ना, जब तीनों चीज़ें सेम है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू आउटपुट इज इक्वल्स टू y, ठीक है, तो AS इज इक्वल टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस भी लिख सकते हैं। सो ये कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो गई होगी अब कि एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल क्यों कहा जाता है, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लिखा है AS इज इक्वल्स टू वाई, यानी एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, नेशनल इनकम के, ठीक है, वाई के इक्वल है। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जो हमारा शेड्यूल देख रहे हो आप, उसमें इनकम जब ज़ीरो है तो सप्लाई भी ज़ीरो है। जब इनकम 10 से बढ़ गई तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 से बढ़ गई, ठीक है। इनकम 20 हुई, एग्रीगेट सप्लाई 20, 30 हुई इनकम, एग्रीगेट सप्लाई 30, इनकम 40, एग्रीगेट सप्लाई 40। सो एग्रीगेट सप्लाई में शेड्यूल हमेशा ऐसा ही रहेगा, सिमिलर। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? इनकम के इंक्रीज के साथ साथ एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पर 10 की इनकम है तो यहाँ सप्लाई भी 10 की होगी, ठीक है। 20 की सप्लाई हो रही है तो 20 का हमारा इनकम होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये इस तरीके का शेड्यूल बनता जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये सारा यहाँ पर इनको कट करेगा तो ये 45 डिग्री की लाइन बनाएगा, समझ आया? तो इकोनॉमी में जब हमें पता होता है हमारे पास इतनी इनकम है तो हमारा प्रोडक्शन लेवल हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, जो डिजायर्ड प्रोडक्शन होगा वो कितना लेके चलना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई होती है। क्लियर है? जितनी जितनी हमारी इनकम होगी उतना उतना एग्रीगेट सप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, ये एक लाइन बनाएगा जो कि होगी 45 डिग्री की। क्लियर है? जहाँ पर AS इज इक्वल्स टू वाई होगा। क्लियर हुआ? तो जब भी आपका y आएगा वो 45 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, y हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व अब आप याद रखिएगा, AS इज इक्वल्स टू वाई, वो नेशनल इनकम के इक्वल है, इसलिए वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना उतना एग्रीगेट सप्लाई भी सिमिलर बढ़ेगा, ठीक है, साथ साथ बढ़ेंगे दोनों। तो नेक्स्ट है हमारा कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे हम इस टॉपिक को भी,
क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, ऐसी कोई सरदर्दी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन की। सो द कंजप्शन फंक्शन इज एन इकोनॉमिक फॉर्मूला दैट मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड टोटल कंजप्शन, ठीक है। इनकम का और टोटल कंजप्शन का, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका इनकम का और टोटल कंजप्शन का रिलेशनशिप को कंसिडर करता है कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। जब कंजप्शन फंक्शन है, साफ सी बात है, कंजप्शन फंक्शन से हमारे को क्या क्लियर हो रहा है कि हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कंजप्शन हो रहा है। और कंजप्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए। जब इनकम होगी तभी तो हम कंजप्शन करेंगे, राइट। कंजप्शन करना पॉसिबल कब है, जब हमारी जेब में पैसा होगा। जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या कंज्यूम करेंगे, क्या परचेज करेंगे मार्केट से। फ्री में तो कोई कुछ नहीं देने वाला हमें, या तो फिर हमें उसके लिए लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, ठीक है। लाइक उधार मांगेंगे तो फिर हम जाकर कुछ कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलकर आपको समझ आएगा। उससे क्या होता है, उससे डिस सेविंग्स हो जाती है। यानी कि अगर मेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, धीरे धीरे मैंने कंज्यूम कर लिए 50 के 50, ठीक है। अब मेरे पास 0 है, अब 0 है और मुझे कुछ कंज्यूम करना है जो कि है 50 रुपये का, ठीक है। एक तीसरे पर्सन से मैं उधार पैसे मांगूंगी। जब 50 रुपये मैंने मांगे तो ये 50 रुपये मेरे लिए क्या हो गए, ये 50 रुपये मेरे लिए हो गई डेब्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी डिस सेविंग्स। मेरे पास पहले ही पैसे नहीं थे और मैंने 50 रुपये और ले लिए किसी से, तो ये भी मुझे चुकाने पड़ेंगे। तो ये हो गई मेरी डिस सेविंग्स कि मेरे पास पहले ही कुछ नहीं था और मैं माइनस में चली गई। कितने में, -50 में चली गई। क्लियर, आई होप समझ आया होगा आपको ये। सो कंजप्शन फंक्शन का जो रिलेशनशिप होता है C इज टू F ब्रैकेट में Y, ठीक है। यानी कि ये है कंजप्शन, ये फंक्शन है किसका, Y का, ठीक है। C इज फंक्शन ऑफ Y, इनकम, ठीक है। तो कंजप्शन फंक्शन के लिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से डेफिनेशन लिखनी है, देन ये लिखना है रिलेशनशिप C इज टू F ब्रैकेट Y। सो द कंजप्शन फंक्शन वॉज इंट्रोड्यूस बाय जॉन मेनार्ड केन्स। जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने कंजप्शन फंक्शन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो तब आप इसको भी लिखिएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया था कंजप्शन फंक्शन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो अभी हमने पढ़ा कंजप्शन फंक्शन का डेफिनेशन, उसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है, कंजप्शन फंक्शन का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, इनकम के साथ होता है। देखिए यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, इनकम के साथ कंजप्शन फंक्शन का रिलेशन कर रहे हैं। इनकम यहाँ पर 0 है, 100, 200, 300, 400। कंजप्शन भी, जब हमारी इनकम 0 है उस लेवल पे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, हमारी जेब में कुछ भी पैसा नहीं है, 0 पर है, फिर भी हम 100 रुपये का कंजप्शन कर रहे हैं। क्योंकि इंसान भूखा नहीं रह सकता, उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ खाएगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ परचेज करेगा ही। तो कंज्यूम करने के लिए वो 0 इनकम पर भी 100 का कंजप्शन कर रहा है। क्लियर है। वैसे ही जब 100 हुई इनकम तो उसने 170 का कंजप्शन कर लिया, तब भी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, जेब से ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। 200 हुई इनकम तो 240 का कंजप्शन कर रहा है। फिर 300 इनकम हुई तो 300 का कंजप्शन कर रहा है, यानी इक्वल हो गया, इक्वालिटी पे आ गया वो कि मेरी 300 इनकम है, मैं 300 का ही खाऊंगा, उससे ज़्यादा का नहीं। फिर इनकम 400 की हुई तो उसने 380 कंजप्शन कर लिया। तो जो हमारा कंजप्शन होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपनी इनकम से कार खरीद ली, ठीक है, तो अब अगले महीने फिर से मेरी सैलरी आई तो मैं उससे दोबारा कार थोड़ी ना खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी ना। दोबारा कार खरीद के मुझे क्या करना है, जब एक बार खरीद लिया वो सेटिस्फाइड हो गई, मेरा डिज़ायर था कि मुझे कार खरीदनी है, मैंने कार खरीद ली, सो डिज़ायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोबारा तो अब कार नहीं खरीदने वाली, ठीक है। तो धीरे धीरे जो हमारी इनकम होती है उससे हमारा कंजप्शन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लाइक कार है, खरीद ली, दोबारा नहीं खरीदूंगी। हाउस है, खरीद लिया, दोबारा नहीं खरीदूंगी, ठीक है। बिल्डिंग है, खरीद लिया, दोबारा नहीं खरीदूंगी। कोई शॉप खरीदी मैंने, दोबारा नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एक बार कंज्यूम करने के बाद दोबारा नहीं कंज्यूम करते, दोबारा उसके लिए पैसा नहीं वेस्ट करते, है ना। एक बार लगा दिया
तो वो फिक्स्ड एसेट हो गया हमारा कि लंबे समय तक वो उसी घर में रहना है हमारे को। अगर घर खरीदा है तो लंबे समय तक हमें उसी घर में रहना है, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकम के साथ कंजप्शन कम हो गया। क्लियर है? तो अब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंजप्शन फंक्शन का जब क्वेश्चन आएगा तब आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, देन आपको कंजप्शन फंक्शन का एक शेड्यूल टेबल दिखाना होगा, उसके बाद आपको डायग्राम की प्रेजेंटेशन करनी होगी। क्लियर है? सो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हमने लिया इनकम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया कंजप्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस इनकम और वाई एक्सिस कंजप्शन। सो देखिए इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400। और मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो हमारा इनकम है वो हमेशा 45 डिग्री बनाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। लिख देती हूँ साथ में इसके, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। सो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, y को हमारा 45 डिग्री बनता है तो हमने डायरेक्ट लाइन खींची, 45 डिग्री बना दिया। अब बात करते हैं हम कंजप्शन की, क्योंकि हम यहाँ कंजप्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए 0 पे 100 कंजप्शन कर रहा है, कंजप्शन यहाँ है, देख लिया हमने, 100 कंजप्शन कर रहा है, तो इधर से स्टार्ट होगा हमारा कंजप्शन, ठीक है। और उसी के साथ जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो 100 पे 170 कर रहा है, 200 पे 240, 300 पे 300, 400 पे 380, ठीक है। तो देखिए 300 पे यहाँ पर 300 कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम बना रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। तो जैसे जैसे हमारा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी प्रेजेंटेशन कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा सी का लाइन, ठीक है, कंजप्शन लाइन। बट एक चीज़ समझने की है इसमें, जो यहाँ पर ये एरिया है ना 0 से 100 के बीच, क्योंकि हमारी इनकम तो 0 है और उस बीच भी हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं, 100 कंजप्शन कर रहे हैं। तो जो ये पोर्शन है 100 से 0 के बीच का कंजप्शन का, ये हमारा कहलाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से, ठीक है, सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बोलेंगे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्लियर है? तो ये था हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, या आप कुछ और नया भी इसमें ऐड कराना चाहते हो, टॉपिक वगैरह कुछ हो जो आपको लगता हो कि ये तो पढ़ाया नहीं मैम ने, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे कंसिडर करूं, ठीक है, और उन्हें भी हम आने वाली क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन। हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देख ली कंजप्शन फंक्शन की, अब उनकी ऑब्जर्वेशंस भी तो हमें लिखनी होंगी, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन एंड एक्सप्लेन इट विद शेड्यूल एंड डायग्राम, तो तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन दिखानी होगी, कंजप्शन फंक्शन क्या है ये बताना होगा, किसके साथ उसका रिलेशनशिप है, इनकम और कंजप्शन के साथ, किसने इंट्रोड्यूस किया था, मेनार्ड कीन्स ने, ठीक है, ये बताना होगा। नेक्स्ट आपको इसका शेड्यूल बताना होगा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे कंजप्शन बढ़ेगा और एक लेवल पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और फिर कम होता जाएगा कंजप्शन। फिर आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करनी होगी, ठीक है, जिसमें 45 डिग्री का हमारा एएस बनेगा, फिर सी हमारा बनेगा कंजप्शन फंक्शन का, और यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा और आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपना बस डायग्राम देखना है और उस डायग्राम को देख के उसके बारे में बताना है, वो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजिली लिख सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर्ड इनकम, मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इनकम लिया है। ऑन वाई एक्सिस वी मेजर्ड कंजप्शन, वाई एक्सिस पे हमने कंजप्शन लिया है। बन गया पॉइंट, कुछ था क्या? जस्ट हमने यही तो बताया कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर हमने इनकम लिया है और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने कंजप्शन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इंडिकेटेड एग्रीगेट सप्लाई AS इज इक्वल्स टू वाई, राइट। सो देखिए डायग्राम में जो लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है वो है AS इज इक्वल्स टू वाई।
यही लिखा हमने पीछे ऑब्जर्वेशन में, राइट, कि AS और Y जो है हमारा वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है हमारा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, C रिप्रेजेंट लेवल ऑफ कंजप्शन। जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कंजप्शन को, विच स्टार्ट फ्रॉम 100 ऑन Y एक्सिस, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। जो C है वो हमारा कंजप्शन है और स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है ऑन Y एक्सिस, यही बताया हमने पीछे। आगे चलते हैं। When level of income is 0, then there is always some minimum level of consumption. मैंने आपको बताया था कि जब 0 होगा उधर से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर कंजप्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके का ग्राफ बना हुआ है ना पीछे। सो y इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 100। देखते हैं, देखिए इनकम जो है हमारी वो 0 है, इस लाइन पे देखेंगे तो इनकम 0 है, बट हमारा कंजप्शन कितना है, वहाँ पर कंजप्शन हमारा 100 है। तो यही बताया कि जब y इज इक्वल्स टू 0, कंजप्शन इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। एंड दिस कंजप्शन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। मैंने बताया आपको जो C बार होगा वो हमारा क्या होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। देखिए C बार ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं इसको, ठीक है। जो इतना कंजप्शन हो रहा है कि हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम 0 रुपये कमा रहे हैं, बट हम फिर भी कंजप्शन कर रहे हैं 100 रुपीज़ का। सो दैट इज आर ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो इट्स लेड्स टू नेगेटिव सेविंग, यानी कि इसकी वजह से नेगेटिव सेविंग्स भी हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी इनकम 0 रुपये और मुझे 50 रुपये का कुछ खरीद के खाना है, तो मैं किसी से पैसे मांगूंगी तो मैं -50 में चली गई कि मुझे अभी किसी को 50 रुपये देने हैं, तो -50 में चली जाऊंगी। सो नेगेटिव सेविंग्स हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंजप्शन लाइज एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अपवर्ड पोजीशन, ठीक है। यानी कि अपवर्ड पोजीशन में कंजप्शन लाइन जा रही है, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ये। सो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ कंजप्शन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है 380 की तरफ, 100 से 380 की तरफ जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है। सो फोर्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, कंजप्शन यानी कि C लाइन इनिशियली अबव द इनकम लाइन, यानी कि 45 डिग्री लाइन जो है उससे ऊपर है। चलिए पहले इधर तक समझते हैं कि कंजप्शन लाइन इनिशियली अबव द इनकम लाइन, ठीक है। अबव द इनिशियल लाइन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है, यानी कि Y की जो लाइन है उससे ऊपर की तरफ जा रही है हमारी कंजप्शन की लाइन। देख रहे हो, ये हमारी Y की लाइन है यानी इनकम लाइन, और जो ये हमारी है वो कंजप्शन लाइन। तो इनकम की लाइन से ऊपर जा रही है कंजप्शन की लाइन, देखो इतनी ऊपर है ना, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि 45 डिग्री की लाइन के ऊपर से जा रही है, अबव द इनकम लाइन। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन C इज इक्वल्स टू Y। सो जब C यानी कि कंजप्शन 300 एंड इनकम भी 300, यानी कि Y और C एक दूसरे के इक्वल हो गया, 300 हो गया, तो इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर कंजप्शन इक्वल हुआ इनकम के। क्लियर हुआ। उसे क्या कहेंगे हम, उसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। C इक्वल हुआ Y के। क्लियर हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दैट इट रिमेन्स बिलो द इनकम लाइन। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम कंजप्शन और इनकम हमारा इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएंगे, सो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, कंजप्शन हमारा नीचे चला जाएगा और इनकम हमारी बढ़ जाएगी। देखिए इनकम हमारी 400 हो गई और हमारा कंजप्शन बिलो हो गया, नीचे चला गया ना, 380 हो गया, यानी कि हमारी इनकम ज़्यादा हो गई और हमारा कंजप्शन कम हो गया। पहले इनकम और कंजप्शन इक्वल था, साथ में चल रहा था, जितना हम कमा रहे थे उतना हम कंजप्शन कर रहे थे, पर अब हम जितना हमारा इनकम है
उससे कम हम कंजप्शन कर रहे हैं। सो एक पॉइंट पर आके जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा। तो हमारा कंजप्शन देखिए यहाँ पर कम हो गया है, इनकम हमारी ज़्यादा हो गई है। समझ आ रहा है? हमारा जो ये पॉइंट होगा जब हमारा कंजप्शन कम हो गया है, ठीक है, सो उस पॉइंट पे जाके हमारी सेविंग्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उस पॉइंट पे आके हम सेविंग्स कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारी इनकम 400 है और हम उससे कम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कम खर्चा कर रहे हैं। तो हमारे जो 20 रुपये बचेंगे उसका क्या करेंगे, उसको हम डाल देंगे अपनी सेविंग्स में, राइट। सो ये डायग्राम आपको यही शो कर रहा है कि जब कंजप्शन कम हो गया इनकम से, तो जो ये पार्ट होगा वो आपको क्या कहलाएगा, सेविंग्स। उसका आप क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। क्लियर है? और जो अभी तक नीचे का पार्ट था, बिलो पार्ट, जहाँ पर हमारा कंजप्शन ज़्यादा था और हमारी इनकम कम थी, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पे हो रहा था डिस सेविंग्स। सो इस पार्ट में हमारी क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है, और इस पार्ट में हमारी क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही है। और इस पार्ट पे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंजप्शन जो है वो इनकम के इक्वल हो गया है। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया है। इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, डिस सेविंग्स कब होगी, सेविंग्स कब होगी, कब कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है इनकम से और कब इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से। क्लियर है? और ऑटोनोमस कंजप्शन कब होगा, जब हमारी इनकम 0 है और कंजप्शन 100 हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। ये बातें मैं आपको 2-3 बार इसलिए बता रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी सारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है कंजप्शन फंक्शन की। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब भी कंजप्शन फंक्शन का क्वेश्चन आता है, सो फर्स्टली आपको डेफिनेशन शो करनी है, देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके दिखानी है उसकी। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्वेशंस लिखनी है डायग्राम को शो करते हुए कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, कैसे कैसे आपने डायग्राम को बनाया है, वो सब लिखना है। और मैंने आपके आगे कंजप्शन फंक्शन की पूरी प्रेजेंटेशन कर दी है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन की 2 टाइप्स। एक होती है एपीसी और एक होती है एमपीसी। एपीसी है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है? सो एपीसी हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एमपीसी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। सो एपीसी निकालने के लिए आपको करना होगा C अपॉन में Y और एमपीसी निकालने के लिए आपको करना होगा चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y। अब ये है क्या, ये समझते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपका कंजप्शन आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इजीली याद करने के लिए बताऊं तो यहाँ एपीसी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो कंज्यूम है तो कंजप्शन आएगा, कंजप्शन ऊपर आ जाएगा। कंजप्शन हम कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ इनकम हो। सो इजीली आपको याद हो गया कि जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है हमारे को, तो कंज्यूम निकालने के लिए हमें सी करना होगा। किस में से खर्चा करेंगे, इनकम में से करेंगे, तो C अपॉन वाई जो होगा वो हमारा एपीसी हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से एमपीसी, एमपीसी क्योंकि मार्जिनल की बात कर रहे हैं, सो मार्जिनल की बात जब भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है और इनकम में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, जब एवरेज का मार्जिनल कर देते हैं तो वो चेंज शो करता है। ठीक है, कि कितना चेंज आएगा कंजप्शन में। सो यहाँ पर भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो कंज्यूम कितना कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा और कितनी इनकम में से कर रहे हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, सो चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन वाई। इतना ही याद रखना है आपको कि जब एपीसी है C अपॉन वाई सीधा आ जाएगा, और जब एमपीसी है तो उसका C अपॉन वाई का चेंज आएगा। ठीक है, कितना चेंज कंजप्शन में हो रहा है, कितना चेंज इनकम में हो रहा है। क्लियर है? अभी फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि एपीसी का फॉर्मूला क्या है और एमपीसी का फॉर्मूला क्या है। आगे चलकर हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में हम करेंगे इनके रिलेशनशिप, तब हम आपको अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे और आपको
इनका रिलेशन भी समझा देंगे, ठीक है, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सब का रिलेशन क्या है। और आगे चलकर हम सेविंग भी पढ़ने वाले हैं, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग और कंजप्शन का क्या रिलेशनशिप होगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको बस इतना ही याद रखना है। सो अब हम आ गए हैं हमारे कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन पे। सो कंजप्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। कंजप्शन फंक्शन को किस इक्वेशन में शो करते हैं, इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो कंजप्शन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो इस इक्वेशन से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। C जो है हमारा वो शो कर रहा है कंजप्शन फंक्शन को। C बार जो है मैंने आपको पीछे बताया उसे कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजप्शन। और यहाँ पर जो ये B है वो शो कर रहा है हमारे MPC को, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और Y जो है वो शो कर रहा है हमारे इनकम। तो MPC जो है हमारा वो क्या था, पीछे अभी हमने पढ़ा था, MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y, यही पढ़ा था हमने MPC। सो अगर आपको क्वेश्चन में MPC नहीं दे रखा होगा तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके आप अपना पहले MPC निकालेंगे, देन आप अपना कंजप्शन फंक्शन निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन का। सो देखिए, फाइंड कंजप्शन फंक्शन, इसमें हमारे को कंजप्शन फंक्शन निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, C निकालना है, ठीक है। C निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी फॉर्मूला पीछे, C इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। सो देखिए हमें यहाँ पर C बार दे रखा है 100 और MPC दे रखा है 0.8 एंड Y दे रखा है 1000। तो मैंने आपको बताया था जो ये B होता है वो क्या होता है, हमारा MPC होता है। क्लियर है? इन सबको पुट करते जाएंगे। C इज इक्वल्स टू C बार हमें दे रखा है 100, राइट। B हमें दे रखा है 0.8, सो यहाँ पर लिख देंगे 0.8 एंड इनकम हमें दे रखी है 1000, इनकम हम लिख लेंगे 1000। क्लियर है? सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 800 आ जाएगा और टोटल हमारा जो C होगा वो आएगा 100 प्लस 800 इज इक्वल्स टू 900। तो हमने इस इक्वेशन को डालकर C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई करके हमने अपना कंजप्शन फंक्शन भी निकाल लिया, राइट। सो इसी तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर हमारे को MPC नहीं दे रखा होगा तो हम MPC निकालेंगे। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था MPC निकालने के लिए चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y करना पड़ेगा, राइट। और कहीं जगह पे आपको C ही दे रखा होगा, यानी कि कंजप्शन का फंक्शन ही दे रखा होगा, ठीक है। तो कंजप्शन फंक्शन जब आपको दे रखा होगा तब आप कंजप्शन फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू जो भी अमाउंट होगा, जैसे लाइक 100 है, पुट करके आप बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा आज का एग्रीगेट सप्लाई और कंजप्शन फंक्शन का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आने वाले पार्ट 3 में हम करेंगे सेविंग फंक्शन, उसके स्लोप, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि APC MPC आज हमने पढ़ा। अब आगे हम APS MPS पढ़ेंगे और फिर APC MPS इन सब का रिलेशनशिप करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हाथ के हाथ इसके नोट्स बनाते जाइए, रिविजन करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छी हो जाएगी, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे आपको प्रेशर ना फील करना पड़े। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप पहले से ही सब कुछ हाथ के हाथ करते चलिए, ठीक है। चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे जिसमें हम सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक देन प्लीज़ कमेंट बिलो. I will consider your all comments regarding your subject. Okay, so
Stay tuned with us and please subscribe our channel. Press bell icon. So इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव. बने रहिए चैनल के साथ. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.